हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुकर स्टडी में। मैं अकमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का दोस्तों पार्ट नंबर 11, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 11। इससे पहले दोस्तों आपको 10 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखा। आज हम दोस्तों बात करेंगे पार्ट नंबर 11 की, तो यहाँ आप आराम से देखेंगे इन क्वेश्चन को भी हमेशा की तरह, और सारे क्वेश्चन दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, तो आराम से आप सारे क्वेश्चन नोट कर लें ताकि एग्जाम के पहले आप दोस्तों इनका रिवीजन कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिखता है आपको, निम्न में सही सुमेलित है या फिर हैं, यानी आपको बताना है विच वन इज करेक्टली मैच्ड। पहला आपको दिया ऑप्शन नंबर पहला वाला दिया है आपको एंटोजियोलॉजी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एंटोजियोलॉजी होती है, एंटोजियोलॉजी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ाई करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में दोस्तों, यानी कि परजीवियों के बारे में। परजीवी क्या होते हैं दोस्तों, जो दूसरों पर जीवित रहने वाले होते हैं उनको आप परजीवी बोलते हैं। परजीवियों के बारे में दोस्तों जो कि एक प्रकार से लार्जर ऑर्गेनिज्म यानी कि दोस्तों जो बड़े जीवों के अंदर रहते हैं, यानी कि इनसाइड में दोस्तों, इनसाइड में रहते हैं, यानी कि लिव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिज्म। तो पहला वाला आपका बिल्कुल ठीक दिखता है। जो एंटोजियोलॉजी होती है दोस्तों, वहाँ पर आप पढ़ते हैं पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिज्म। सेकंड वाला आपको दिखता है थैलासोग्राफी। थैलासोग्राफी में क्या पढ़ते हैं दोस्तों आप, थैलासोग्राफी में दोस्तों आप पढ़ते हैं समुद्र के बारे में, यानी कि आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर आप साइंस ऑफ सी कहलाता है, यानी कि समुद्र के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ओशनोग्राफी भी आप इसको कहते हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान यहाँ पर आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला भी सही सुमेलित है। अगला वाला देखिए दोस्तों टोपोलॉजी, यानी कि ये दोस्तों टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए टोपोलॉजी एक प्रकार की मैथमेटिकल ब्रांच होती है। जो टोपोलॉजी होती है दोस्तों ये मैथमेटिक की एक ब्रांच होती है। और यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप अलग अलग प्रकार की बॉडीज़ के या ऑब्जेक्ट के साइज़ को, या फिर दोस्तों उसके शेप को, या फिर उसके एरिया या कर्व आदि के बारे में दोस्तों, यानी उनके नेचुरल फीचर्स के बारे में दोस्तों स्टडी करते हैं, यानी एक प्रकार से प्राकृतिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड नेचुरल फीचर्स, यानी एक प्रकार से स्थानों तथा प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन। तो ये भी दोस्तों आपको सही दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त तो सभी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है। पहला आपको दिया है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक, यानी दोस्तों एक प्रकार से आप कहेंगे जो भूकंप होता है पृथ्वी का, जो भूकंप होता है दोस्तों आप उसको कहाँ मापते हैं। यहाँ पर आपको दिया रिक्टर स्केल, यानी कि दोस्तों आप रिक्टर स्केल पर या फिर आप कहें रिक्टर पैमाने पर दोस्तों इसको मापते हैं। तो पहला आपका सही है। सेकंड वाला आपको दिया है ओशन डेप्थ। ओशन डेप्थ कहने का मतलब है समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई कहाँ पर मापते हैं दोस्तों आप इसको मापते हैं फैथोमीटर के द्वारा, यानी आप कह देंगे फैथोमीटर। तो ये भी आपका सही है। अगला दिखता है दोस्तों आपको कोरोनाग्राफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया है फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना। आपको मालूम होगा दोस्तों जो सूर्य का बाहर वाला हिस्सा होता है चमकदार, यानी कि जो एक प्रकार से आपको रिंग की टाइप का दिखता है, वाइट रिंग दिखती है आपको, सर्कल दिखता है, वो दोस्तों कोरोना कहलाता है, यानी उसको कोरोना भाग कहते हैं या फिर आप क्रीट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपका कोरोनाग्राफ होता है दोस्तों वो क्या करता है, फोटोग्राफिंग करता है ऑफ द सन्स कोरोना, यानी कि सूर्य के कोरोना की दोस्तों क्या करता है, एक प्रकार से प्रक्षेपण करता है और उसकी फोटोग्राफी करता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ये भी आपका सही सुमेलित है, इसको दोस्तों आप कोरोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट वाला आपको दिखता है कायरोलॉजी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कायरोलॉजी होती है, यहाँ पर आप हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं इसको, यानी दोस्तों आप हैंड का या फिर आप कहें दोस्तों हाथों का अध्ययन करते हैं, यानी कि आप कह देंगे स्टडी ऑफ हैंड, ना कि दोस्तों फीट। यानी आपका डी वाला दोस्तों गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई, यानी आपको बताना है हु हैज़ डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। पहला आपको दिया रदरफोर्ड, सेकंड वाला आपको दिया विलियम हार्वे, थर्ड वाला आपको दिया प्रिस्ले, फोर्थ वाला दिया गैलीलियो। ये दोस्तों किया गया था प्रिस्ले के द्वारा, यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। प्रिस्ले ने दोस्तों
ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन गलत है, यानी आपको बताना है विच वन इज इनकरेक्ट। पहला आपको दिया दोस्तों डॉक्टर्स थर्मोमीटर, यानी जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, डॉक्टर्स थर्मोमीटर जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ये दोस्तों किया गया था फ़ारेनहाइट के द्वारा, यानी आपका यहाँ पर सही सुमेलित है फ़ारेनहाइट। और सेकंड वाला आपको दिखता है दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोस्तों शुरुआत में आपको मालूम होना चाहिए रोमर के द्वारा किया गया था। तो रोमर के द्वारा दोस्तों शुरुआत में बताया गया था कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बताया था 220,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आप कह सकते हैं 2.2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि दोस्तों प्रेजेंट में क्या है, जो यदि आप देखें ट्रू जो वैल्यू है वर्तमान में वो आपकी 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी अप्रोक्सीमेटली दोस्तों बताया था रोमर ने। और ये भी आपका एस्टिमेशन के द्वारा बताया था, यानी एक प्रकार से दोस्तों परीक्षण के द्वारा ही केवल बताया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो शुरुआत में आप कह देंगे रोमर ने दोस्तों प्रकाश की वेलोसिटी को बताया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। और वैसे अगला क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स हैव लाइफ, यानी कि पादपों में जीवन होता है, किसने बताया था? ये शुरुआत में बताया था दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने, यानी आप कह देंगे जगदीश चंद्र बसु, या फिर आप कहें दोस्तों जेसी बोस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला भी ठीक है आपका, पादपों में जीवन जो होता है जेसी बोस ने बताया था। अगला दिखता है दोस्तों आपको एरोप्लेन, यानी कि वायुयान। वायुयान का आविष्कार किसने किया दोस्तों, इन्वेंट किसने किया? ये क्या था दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने किया था। तो यहाँ पर आपको दिया है ग्राहम बेल, तो ये आपका गलत है दोस्तों। आपको मालूम होगा जो ग्राहम बेल थे उन्होंने आविष्कार किया था यानी कि इन्वेंट किया था टेलीफोन को दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला गलत है, तो यहाँ पर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है विच पेयर इज इनकरेक्ट, यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा पेयर या फिर आप कहें समूह गलत है। पहला आपको दिया दोस्तों रोंटजन एक्सरे की खोज। आपको मालूम है दोस्तों जो रोंटजन ने किया था ये दोस्तों एक्सरे की खोज की थी, यानी कि एक्स किरणों की दोस्तों यहाँ पे खोज की थी। अगला दिखता है दोस्तों आपको न्यूटन ने यहाँ पर आपको दिया है ग्रेविटेशनल लॉ। आपको मालूम होगा दोस्तों दो ऑब्जेक्ट्स यदि यहाँ पर अर्थ पर रखे हैं, दो मास यहाँ पर अर्थ में रखे हैं, माना इनके बीच की दूरी आप r मान लें, तो इन पर लगने वाला जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है दोस्तों, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कहें या फिर आप आकर्षण बल कहें, ये किसके बराबर होता है दोस्तों? Fg बराबर G m1m2 अपॉन r² के बराबर, यानी कि आप इसे कहते हैं दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। अगला दिखता है दोस्तों आपको फेराडे को यहाँ पर दिया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का प्रसार, जो कि गलत है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा दोस्तों तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर आपको हमने बताया था जो गैसों का डिफ्यूजन है, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेस बताया था दोस्तों, किसने बताया था? ये बताया था ग्राहम ने ही बताया था शुरुआत में, जिन्होंने दोस्तों गैसों के प्रसार के बारे में बताया था कि जो गैसों का प्रसार होता है वो इन्वर्सली स्क्वायर रूट होता है उनके मॉलिक्यूलर मास के। तो यहाँ पर आपको फेराडे का जो लॉ था दोस्तों, फेराडे ने क्या दिया था? फेराडे ने बताया था, माना आपके पास में कोई मैग्नेट है और आपने इसके चारों ओर कॉइल लगाई है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज होगा दोस्तों वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ईएमएफ बराबर होता है माइनस का डी∅ अपॉन dt। जहाँ पर माइनस दिखा था अपोजिट डायरेक्शन को करंट की, और डी∅ मतलब दोस्तों आपका चेंज इन फ्लक्स अपॉन dt मतलब विद द टाइम। तो ये आपका फेराडे का लॉ था। और यहाँ पर आपका पास्चर दिया है दोस्तों आपको बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणु विज्ञान। पास्चर दोस्तों आपको मालूम होगा बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। इनके द्वारा ही दोस्तों जो रेबीज़ का जो वैक्सीन थी दोस्तों, टीका था, उसका आविष्कार किया गया था पास्चर के द्वारा। और साथ में तो एंथ्रेक्स जो था, एंथ्रेक्स डिजीज जो है उसके लिए भी दोस्तों वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। और साथ में आपका यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि एक प्रकार से जीवाणु विज्ञान का भी दोस्तों इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्वेंटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी दोस्तों सही सुमेलित है। तो आप ऑप्शन नंबर सी वाले में टिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर रोमर होना चाहिए था, न कि फेराडे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर का तापमान संतुलित होता है, यानी कि आपको बताना है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। दोस्तों बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट किसके द्वारा होता है? रेगुलेटेड बाय, पहला आपको दिया थैलेमस, सेकंड आपको दिया हाइपोथैलेमस, थर्ड वाला दिया सेरिब्रम और फोर्थ वाला दिया मेडुला। ये दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा एक ब्रेन का दोस्तों एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं हाइपोथैलेमस,
ये दोस्तों थैलमस की टॉप वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। माना दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर 37 के नीचे चला जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो ये क्या करता है दोस्तों, बॉडी को अलाउ करता है हीट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोशिका का विद्युत घर है, यानी कि आपको बताना है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कोशिका को नॉर्मली देखें, कोशिका के आधार पर एक क्वेश्चन आता है वशी, यानी कि सेल जो होती है या फिर आप कहें कोशिका जो होती है दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारे शरीर की क्या होती है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि एक प्रकार से हमारे शरीर की दोस्तों मौलिक इकाई होती है। यानी हमारा शरीर जो होता है, जीवधारियों का शरीर जो होता है दोस्तों, कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। तो आप जानते हैं मानव में दोस्तों अनंत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको यदि शेल को देखना है दोस्तों, आप एक शेल को इस प्रकार से देख सकते हैं, ये शेल है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है दोस्तों, बीच में बाहर से एक यहाँ पर झिल्ली होती है जिसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं आप, कोशिका झिल्ली। और अंदर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार का प्लाज्मा होता है, इसको आप साइटोप्लाज्मा कहते हैं, यानी एक प्रकार से तरल पदार्थ होता है दोस्तों, लिक्विड पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, इसको आप साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में दोस्तों बहुत सारे पदार्थ तैरते रहते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर होते हैं, ये तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो लंबे लंबे पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको दोस्तों आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा जूम करके देखेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है दोस्तों जिसका पावर हाउस कहते हैं सेल का। तो आप इसको आराम से देखेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों इस प्रकार के शेप का होता है, थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है इस प्रकार से, और अंदर से इसकी कुछ इस प्रकार का यहाँ पर शेप आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए बाहर वाला जो है, बाहर वाला आपका कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली होती है, यहाँ पे एक बाह्य झिल्ली आप कह देंगे। और अंदर दोस्तों यहाँ पर होती है इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आप कहेंगे अंतः झिल्ली होती है। और बीच में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार के हेलिक्स आपको दिखाई देते हैं, चेन टाइप की दिखाई देती हैं, जिनको आप क्या कहेंगे, डीएनए कहते हैं दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। और अंदर होते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पेस होता है, यानी कि आप कहेंगे इनर स्पेस होता है दोस्तों, यानी अंदर का रिक्त स्थान होता है, इनर स्पेस। और यहाँ पर आपके होते हैं राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों रेस्पिरेशन होता है, यानी कि सेल का जो रेस्पिरेशन होता है, सेल रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है दोस्तों, यानी कि कोशिका का जो श्वसन होता है, कोशिका श्वसन के लिए दोस्तों मेनली माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप जानते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी दोस्तों निकलती है। यानी आप देखते हैं दोस्तों जो मेनली ऊर्जा का स्रोत होता है एटीपी होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और दोस्तों प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीर्घ दूरी फोटोग्राफी के लिए आवश्यक किरण है, यानी कि आपको बताना है विच रे इज़ वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग डेस्टिनेशन फोटोग्राफी। यदि दोस्तों आपको लॉन्ग डिस्टेंस की फोटोग्राफी करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी वाली रे हेल्पफुल होती है, यानी कि कौन सी वाली जो किरणें होती हैं वो आवश्यक होती हैं दोस्तों, सहायक होती हैं, आपको बताना है। एक्सरे होंगी, यूवी रे होंगी, या इंफ्रारेड होंगी, या नन ऑफ दीज। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यदि लाइट के यहाँ पर वेव के पैटर्न को देखें, जो हमारी वेव अलग अलग प्रकार की होती हैं, बीच में दोस्तों यहाँ पर होता है विजिबल रेज होती है, यानी कि आप कहते हैं दृश्य प्रकाश होता है, जो हमें दिखाई देता है दोस्तों दृश्य प्रकाश, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो VIBGYOR होता है। और आर के बाद दोस्तों यानी कि रेड कलर के बाद तुरंत ही आपका होता है इंफ्रारेड, यानी IR रेज कहते हैं आप इनको, इंफ्रारेड, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों अवरक्त तरंगे, या फिर आपके अवरक्त प्रकाश। और ठीक दोस्तों V के पहले यानी वॉलेट के पहले होता है UV, यानी आप इनको कहते हैं दोस्तों पराबैंगनी किरणें, या फिर आप कहें अल्ट्रा वॉयलेट रेज। पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों वॉलेट के पहले, और IR होते हैं रेड के बाद में। तो और आप नीचे को जाते रहेंगे तो वेवलेंथ घटती रहती है। यहाँ दोस्तों आपकी होती हैं एक्सरेज होती हैं,
और नीचे को दोस्तों आप और जाएंगे तो वहाँ पर गामा रेज आपको मिलती है। अब यहाँ पर ऊपर को जाएंगे दोस्तों आप तो आपको रेडियो वेव मिलती है। रेडियो वेव यानी कि जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगों में आप देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक वेवलेंथ होती है यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। नीचे को आप आएंगे तो IR की थोड़ा सा कम होगी, फिर विजिबल की थोड़ा और कम होगी दोस्तों, UV की और थोड़ा कम होगी, और नीचे को आप जाएंगे एक्सरे और गामा रे आपके माइक्रोवेव में आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो IR को देखते हैं यही दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फोटोग्राफी में हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप कर देंगे दोस्तों आप सी वाले में टिक, यानी इंफ्रारेड जो होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला। और साथ में आपको इनके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप इनको बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा यंत्र वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि आपको बताना है विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है आपको बताना है। कौन सा वाला डिवाइस करेगा। पहला डिवाइस आपको दिया दोस्तों सोलर सेल। आप जानते हैं दोस्तों सोलर सेल का जो काम होता है ये क्या करते हैं दोस्तों, सोलर एनर्जी को यानी कि सूर्य के प्रकाश को या फिर आप कहें सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सेकंड वाला आपको दिया बैटरी। बैटरी क्या करती है दोस्तों, बैटरी एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को या फिर आप कहें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट वाला आपको दिखता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती है इसका कार्य होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है यांत्रिक ऊर्जा में। और यही आपको पूछा गया है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी वाले में। और वैसे अगला आपको दिया है दोस्तों लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है दोस्तों, लाउड स्पीकर का कार्य होता है ये दोस्तों कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या फिर आप कहें दोस्तों साउंड में कन्वर्ट करता है, या फिर आप कहें साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी दोस्तों एक प्रकार से वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो आप सारे के सारे याद रखेंगे, इनके आधार पर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्जाइमर बीमारी मानवों में किनके पतन होने से होती है, यानी कि आपको बताना है अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए किनके डीजनरेशन से यानी कि किनके पतन से दोस्तों अल्जाइमर होता है। पहले आप यहाँ पर जानेंगे दोस्तों जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है ये होती क्या है। अल्जाइमर बीमारी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये करती है डिस्ट्रॉय मेमोरी को एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शंस, यानी दोस्तों महत्वपूर्ण हमारे जो मेंटल के फंक्शन होते हैं यानी कि दिमाग के कार्य होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और साथ में दोस्तों मेंटल मेमोरी को यानी कि हमारी स्मृतियों को डिस्ट्रॉय करता है। यानी आप कह देंगे दोस्तों ये हमारे ब्रेन की जो नर्व सेल होती हैं, यानी कि दोस्तों जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनको क्या करता है, डीजेनरेट करता है, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से आप कहेंगे उनको मारता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा दोस्तों, नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं का डीजनरेशन होता है। तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और लगातार आपको दोस्तों यूँ ही बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।